हेलो दोस्तों, आप सभी का दी स्पार्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम इस वीडियो में करंट अफेयर की क्लास चला रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अच्छे नोट्स बनाएं, इम्पोर्टेंट नोट्स बनाएं। UPPCS 2026, ROA 2026 और यूपी स्पेशल जो भी एग्ज़ाम होंगे उनकी करंट अफेयर के लिए हम नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो जुलाई महीने की जो करंट अफेयर है उसकी हम शुरुआत करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट। 10 लाख से अधिक आबादी वाले समूह में प्रथम स्थान अहमदाबाद को मिला है, जो गुजरात राज्य में है। दूसरा स्थान भोपाल को मिला है, जो MP में है। और तीसरा स्थान लखनऊ को मिला है, जो UP में है। सुपर स्वच्छ लीग में प्रथम स्थान इंदौर का है, दूसरा स्थान सूरत का, तीसरा नवी मुंबई और चौथा विजयवाड़ा। 3 से 10 लाख आबादी वर्ग में मीरा भाईंदर महाराष्ट्र को प्रथम स्थान, बिलासपुर को जो मध्य प्रदेश में है दूसरा स्थान, और जमशेदपुर जो झारखंड में है उसे तीसरा स्थान है। इसी क्रम में वेस्ट गंगा टाउनशिप का जो स्थान प्रथम मिला है वो है प्रयागराज। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड का जो प्रथम स्थान पाया है वो है सिकंदराबाद छावनी। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर में जो प्रथम स्थान है विशाखापट्टनम, दूसरा जबलपुर और तीसरा गोरखपुर। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे। अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई थी उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट क्या बनी है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने अहमदाबाद में 12 जून को हुई घातक एयर इंडिया विमान दुर्घटना की 15 पृष्ठीय प्रारंभिक रिपोर्ट 11 जुलाई 2025 को जारी की है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की जांच में नियमों के अनुसार दुर्घटना के 30 दिनों के अंदर पहली प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, जिसके अनुसार 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर AI 171 का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान था, जिसमें कुल 242 लोग सवार थे। 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली थे और 1 कनाडाई नागरिक था। अहमदाबाद से लंदन के लिए ये उड़ान भरी हुई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ स्थिति में क्रमशः 1 सेकंड के अंतराल पर चले गए, जिससे दोनों इंजनों में ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई और दुर्घटना हुई है। आगामी परीक्षाओं में इसमें जो क्वेश्चन आने के चांस हैं वो ये हैं कि जैसे कितने भारतीय सदस्य इसमें विमान में बैठे हुए थे, तो वो 169 भारतीय थे। ब्रिटिश कितने थे? 53 ब्रिटिश थे, 53। और पुर्तगाली कितने थे? 7 पुर्तगाली नागरिक थे। और कनाडा, जो एक इम्पोर्टेंट है कि कनाडा का कोई व्यक्ति था या नहीं था, तो एक कनाडाई नागरिक भी इसमें था। आगे हम पढ़ते हैं। इंडिया पोस्ट बना देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क। 4 जुलाई 2025 केंद्रीय संचार मंत्री ने बताया है कि इंडिया पोस्ट अब पारंपरिक डाक सेवा से आगे बढ़कर देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क बन गया है, जिसके 1.64 लाख से अधिक सेवा केंद्र देश भर में हैं। इंडिया पोस्ट भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अधीन कार्यरत डाक विभाग है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क संचालित करता है। यह विभाग लघु बचत, डाक जीवन बीमा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स सेवाएं भी प्रदान करता है। इसी क्रम में आगे है एस्प्री 2025 योजना।
1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक सक्रिय रहने वाली एस्प्री 2025 योजना को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की 196वीं बैठक में शिमला में मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य रहा असंगठित तथा असमय कार्यरत कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना। इसी क्रम में आगे है भविष्य के लिए कौशल रिपोर्ट। 2025 27 जून को प्रतिस्पर्धा संस्थान द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के डेटा पर आधारित भविष्य के लिए कौशल भारत के कार्यबल परिदृश्य में परिवर्तन नामक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की कार्यबल का 88% भाग निम्न दक्षता वाले कार्यों में संलग्न है, जबकि केवल 10 से 12% उच्च दक्षता वाली भूमिकाओं में कार्यरत है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS भारत सरकार द्वारा जारी एक प्रमुख श्रम सांख्यिकी सर्वेक्षण है, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा संचालित किया जाता है। इसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय सहकारिता नीति। 24 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ किया गया है। नीति को 48 सदस्यीय समिति ने तैयार किया है। अध्यक्ष सुरेश प्रभु। नीति निर्माण में NCDC, NCCT, बेमनीकॉम, सहकारी संघ मंत्रालयों और 648 सुझावों का समावेश किया गया है। वर्ष 2025 से 45 के लिए सहकारी क्षेत्र का आधुनिकीकरण, व्यापक ग्रामीण विकास, सहकार से समृद्धि एवं रोजगार सृजन करना है। इसी क्रम में आगे हैं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। हाल ही में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं उन्होंने जो अपने पद से अचानक इस्तीफा दिया, उनके बारे में जानकारी। 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार भी कर लिया गया। वे पद पर रहते हुए इस्तीफा देने वाले तीसरे राष्ट्रपति बने। उनसे पहले भी 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है। पहले BV गिरी और R वेंकटरमन ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पद छोड़ा था, जबकि कृष्णकांत भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाइन है कि जो कृष्णकांत थे भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। इसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे सोशल मीडिया पर वाक स्वतंत्रता दुरुपयोग बड़ा उच्चतम। इसके लिए न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने कुछ अपने जो सोशल मीडिया पर जो दुरुपयोग बढ़ रहा है वाक स्वतंत्रता का, उसके लिए कुछ नियम बनाए हैं। 14 जुलाई 2025 को उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति VV नागरत्न और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने सोशल मीडिया पर अनुचित विभाजनकारी और अपमानजनक टिप्पणियों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की और ऐसी पोस्ट के लिए मार्ग निर्देश तय करने की आवश्यकता पर बल दिया है। अगला क्वेश्चन है भारत लोकतंत्र संतुष्टि में विश्व में दूसरे स्थान पर है। प्यू की रिसर्च। 6 जुलाई 2025 प्यू रिसर्च सेंटर PRC द्वारा जारी स्प्रिंग 2025 ग्लोबल एटीट्यूड सर्वे के अनुसार भारत के 74% लोग अपने देश की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से संतुष्ट हैं, जिसमें भारत लोकतंत्र संतुष्टि में विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान किसका है? स्वीडन का, जो 75% के साथ पहले स्थान पर है। यानी कि भारत में जो है वो 74% लोग अपने देश की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से संतुष्ट हैं और स्वीडन के 75%। यह सर्वेक्षण 2025 में 23 देशों में किया गया है।
उच्च आय वाले 12 देशों में लोकतंत्र के प्रति असंतोष अधिक पाया गया है। जहाँ पर भी उच्च आय वाले जो देश हैं, खासकर 12 देश, वहाँ असंतोष अधिक पाया गया है। भारत, स्वीडन, इंडोनेशिया 66%, नीदरलैंड 60% और मैक्सिको 51% उन 5 देशों में शामिल हैं जहां लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था दोनों से संतुष्टि अधिक है। प्यू रिसर्च सेंटर एक अमेरिकी गैर लाभकारी थिंक टैंक है। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे। पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैलियाँ: सोहराय, पट्टाचित्र और पटुआ। 25 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कला उत्सव 2025 के दूसरे संस्करण में सोहराय, पट्टाचित्र और पटुआ लोक चित्रण शैलियों के कलाकारों ने भागीदारी की है। पट्टा चित्रकला, पटा, कपड़ा, चित्र यह भारत के ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल की प्राचीन कपड़ा आधारित स्क्रॉल पट्टिका चित्रकला शैली है। विशेषकर पुरी क्षेत्र और जगन्नाथ संस्कृति से प्रभावित है। जो पट्टा चित्रकला है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ज़्यादा प्रचलित है विशेषकर। आगे है सोहराय चित्रकला। सोहराय चित्रकला जो है झारखंड की पारंपरिक जनजातीय भित्ति चित्र शैली, खासतौर पर संथाल, उरांव, मुंडा, सदान, संथाल, हो आदि जनजातियों में लोकप्रिय है। सोहराय चित्रकला झारखंड में पारंपरिक रूप से जो प्रचलित है। अगला है पटुआ चित्रकला। पटुआ चित्रकला जो है वो पश्चिम बंगाल की पारंपरिक लोक कला तथा बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में भी प्रचलित है। यानी कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ ये अन्य राज्य जैसे बिहार, झारखंड में भी प्रचलित है। इसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे। पहली वैश्विक पांडुलिपि धरोहर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत 11 से 13 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में अपनी पहली वैश्विक पांडुलिपि धरोहर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य देश की प्राचीन पांडुलिपियों की विरासत का संरक्षण और साझा करना है। इसकी थीम क्या है? पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना। यानी कि पांडुलिपि विरासत के माध्यम से हम भारत की ज्ञान विरासत यानी कि जो पुरानी विरासत है उसे हम पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। दिल्ली का शीश महल पुनः जीवंत। 7 जुलाई 2025 को दिल्ली के शालीमार बाग स्थित ऐतिहासिक शीश महल, 12 दरवाजों वाला मंडप और 3 विरासत यूगीन कॉटेज का 1 वर्ष की बहाली के बाद सार्वजनिक रूप से अनावरण किया गया है। शीश महल का निर्माण 1653 में मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी इज्ज-उन-निसा बेगम ने कराया था। यह कश्मीर के शालीमार बाग की प्रतिकृति और मुगल बाग वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे। भारत में आर्थिक समानता में उल्लेखनीय सुधार। विश्व बैंक रिपोर्ट 5 जुलाई 2025 विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011 और 2022-23 के बीच भारत में असमानता में उल्लेखनीय कमी आई है, जिसमें भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है। भारत का गिनी सूचकांक 25.5 है, जो इसे स्लोवाक गणराज्य
स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बनाता है। चीन 35.7%, अमेरिका 41.8% और ब्रिटेन की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर हुई है। 2011-12 में भारत में अत्यधिक गरीबी 16.2% थी, जो 2022-23 में घटकर 2.3% रह गई है। पिछले दशक में 17.10 करोड़ भारतीयों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे एमएसएमई क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान और हालिया उपलब्धियां। 3 जुलाई 2025 को केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने मुंबई में प्रेस वार्ता के दौरान एमएसएमई क्षेत्र की प्रगति और आंकड़ों की जानकारी दी है। एमएसएमई क्षेत्र भारत की जीडीपी में 30.1%, विनिर्माण में 35.4 यानी 35.4% और कुल निर्यात में 45.73 का योगदान करता है। सूक्ष्म उद्यम 2.5 करोड़ निवेश है 10 करोड़ टर्नओवर तक। लघु उद्यम 25 करोड़ निवेश 100 करोड़ टर्नओवर तक और मध्यम उद्यम 125 करोड़ निवेश 500 करोड़ टर्नओवर तक। इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे हम भारतीय प्रवासियों की प्रेषण आय में रिकॉर्ड वृद्धि। 1 जुलाई 2025 को आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा भेजी गई प्रेषण राशि 14% बढ़कर 135.46 बिलियन हो गई है, जो अब तक का सर्वाधिक स्तर है। भारत लगातार दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता रहा। इसके बाद मैक्सिको 68 बिलियन, चीन 48 बिलियन, फिलीपींस 40 बिलियन और पाकिस्तान 30 बिलियन रहे। जीएसटी के 8 वर्ष पूरे। नेक्स्ट पॉइंट, 1 जुलाई 2025 को भारत में जीएसटी ने अपने कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे किए हैं। 2024-25 में 22.08 लाख करोड़ का सकल जीएसटी संग्रह रहा है।